टॉपर टॉक सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में गुंजिता अग्रवाल जी, जिनका 26 रैंक के साथ में यूपीएससी में चयन हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में मैम ने टॉप किया है। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपका 5th अटेम्प्ट था, तो शुरू के 4 अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला था, तो इसे क्या जादू की छड़ी आपने 5वें अटेम्प्ट में चलाई और सीधा IAS? सर मुझे लगता है इस एग्जाम के लिए कोई भी जादू की छड़ी तो होती ही नहीं है। होती तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको यूज करके और निकाल लेती। बट एक तो पहला बोलूंगी कि पेरेंट्स का आशीर्वाद और भगवान का सपोर्ट मिला है इस अटेम्प्ट में भरपूर, तभी पॉसिबल है कि आप एक बार में इतनी अच्छी रैंक अचीव कर लें। मैंने अलग क्या किया, मेरा हर्डल प्रीलिम्स था, मेरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और मैं बहुत छोटे छोटे मार्जिन से मिस कर रही थी, कभी 0.66, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन। तो इस बार, और हर बार क्या होता था, मैं सिर्फ यूपीएससी कर रही थी, तो मैं जाती थी प्रीलिम्स के सेंटर में तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती थी। ऑल्दो मुझे लगता था मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मुझे बाद में समझ आया जब मैं क्वेश्चन पेपर देखती थी आके कि मैं कुछ छोटी मिस्टेक्स कर रही हूँ। इस साल मैंने एक पब्लिक पॉलिसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया था एज माई प्लान, एज एन ऑल्टरनेट। तो मैं थोड़ी रिलैक्स थी, मैं गई तो मैंने ज़्यादा नॉलेज पे भरोसा रखा, मगर उससे ज़्यादा अपने लॉजिक और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भरोसा रखा। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम था, एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ बेटर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई। और वही नॉलेज, क्योंकि नॉलेज में तो कोई बदलाव मैंने बहुत ज़्यादा किया नहीं था, पढ़ मैं वही बुक्स रही थी, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था कि इस बार कुछ गोल्डन बुक पढ़ ली कि मैं एकदम से क्लियर कर लिया, बट एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस लाई थी इस बार। एंड मेंस की तैयारी मैं हर फेलियर के बाद करती थी, तो वो मेरी एक्चुअली इस साल की तैयारी नहीं है, वो 2-3 सालों की तैयारी है, जो जैसे ही मौका मिला, मेरे को लिखने का मौका मिला, एंड आई वाज एबल टू अचीव दिस रैंक एंड गेट द रिजल्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे शुरू के जो 4 अटेम्प्ट थे, तो उनमें से कोई गलतियाँ आपने फाइंड करी कि ये मैं गलत पॉइंट जा रही हूँ मैं, और 5वें अटेम्प्ट में मुझे ये गलतियाँ नहीं करना है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम को समझा नहीं था, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं कॉलेज के साथ ही दे दिया था। एंड मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपकी मेच्योरिटी लेवल और आपकी एज भी थोड़ा मैटर करती है, क्योंकि आपको समझ धीरे धीरे आती है। मुझे पर्सनली, लोगों को बहुत जल्दी भी हो जाता है, बट मुझे एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट समझ आया। तो फर्स्ट से तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि बुक्स कौन सी नहीं पढ़नी है, नोट्स कौन से नहीं देखने हैं, वो सीखा। क्योंकि फर्स्ट में मैं टिपिकल स्टूडेंट थी, बहुत सारी टॉक्स देखती थी, ये करना है वो करना है, बट मेन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। सेकंड से एक तैयारी कर ली थी कि ये सेट ऑफ बुक्स हैं, सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी और एडिशनल बुक या रिसोर्स पे जाना है। बट सेकंड में भी मैं थोड़ा सा जो मॉक पेपर्स हैं वो थोड़े से कम प्रैक्टिस करती थी, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी इतना फोकस नहीं किया था, तो वो मैंने सेकंड से सीखा थोड़ा। बट सेकंड में मेरा 0.66 से मिक्स हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद सही डायरेक्शन में हूँ, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। बट थर्ड और फोर्थ में मैंने स्ट्रैटेजी सेम रखी। इस बार पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व बुक लाई, उसको पूरा करा, मतलब मैं रोज रात को आधे घंटे बैठती थी। और बुक्स में ना सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है कि इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आ रहा है, एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वो बड़े ध्यान से कर रही थी, तो वो सीख लिया था। बाकी थर्ड और फोर्थ के बाद तो मैंने सिर्फ एटीट्यूड चेंज किया और बुक्स में कुछ भी चेंज नहीं किया है। मतलब गलतियाँ, क्योंकि मुझे थर्ड और फोर्थ के बाद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बदलूँ। मैं पढ़ रही थी, मैं मॉक्स दे रही थी, मैं मॉक्स में स्कोर कर रही थी, रियल एग्जाम भी मेरा अच्छा हो रहा था, बट somehow I was not making it to the list। मुझे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं चाहता हूँ, आपने नोट्स अलग बनाए थे अलग अलग सब्जेक्ट के या नहीं बनाए थे? क्या अप्रोच होना चाहिए नोट्स को लेके? तो हर स्टेज के लिए अलग है। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर है, कि जैसे आप एनवायरनमेंट का पूरा बुक का नोट्स नहीं बनाएंगे, मगर आप नेशनल पार्क्स की एक लिस्ट बना लेंगे, आप स्पीशीज़ की एक लिस्ट बना लेंगे, आप जो करंट में न्यूज़ हैं या एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी लिस्ट बना लेंगे। इस टाइप की लिस्ट आप बना सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स में एकदम बेसिक चीज़ों की एनसीईआरटी कर लीजिए, मगर कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या कुछ नया गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए शायद नोट्स बना लीजिए, जो करंट वाला पार्ट है। तो प्रीलिम्स के लिए ये होता है, बट मेंस के लिए मैंने पर्सनली हर सिलेबस के टॉपिक के नोट्स बनाए थे।
एंड ये मैं इसलिए भी कर पाई क्योंकि मेरे पास समय था, मेरे पास बहुत समय था मेंस के नोट्स बनाने के लिए। बट अगर किसी के पास नहीं है तो वो बेसिक बुक्स को ही डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। मैंने बेसिक बुक्स के नोट्स नहीं बनाए, मैंने लक्ष्मीकांत को नोट्स में नहीं किया, मगर जो यूपीएससी में सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बायलैटरल रिलेशन, तो हर कंट्री के ऊपर जो मेजर कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में हर एक कंट्री के साथ, नहीं, अफ्रीका एज ए ओवरऑल क्या आपके रिलेशंस हैं, क्या आपका एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, आपकी कैसे पुराने रिलेशंस है, करंट कोई अगर टिफ है या कोई करंट पार्टनरशिप करी है तो वो सब लिखा होता था, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस टाइप के नोट्स मैंने पूरे सिलेबस के बनाए थे। एंड मैं ये रिकमेंड भी करूँगी बिकॉज ये मुझे डायरेक्टली हेल्प किए मेंस में, क्योंकि मेंस में मेरे पास एक पब्लिक पॉलिसी का कोर्स चल रहा था जिसके लिए मैं अप डाउन करती थी और उसकी क्लासेस अटेंड कर रही थी, तो इतना समय नहीं था कि मैं फिर से पूरी बुक्स खोलूँ। तो मैंने सिर्फ वो नोट्स पढ़े, आंसर राइटिंग करी, एंड आई वाज एबल टू मेक इट टू द लिस्ट। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के तो बहुत स्पेसिफिक नोट्स बनते हैं कि आप अपने स्टेट के नोट्स बना लीजिए, या मत भी बनाइए, आपको चीज़ें पता होती हैं अपने स्टेट के बारे में, अपने बारे में, तो वो पर्सनल चॉइस है। बट मेंस एक जगह है जहाँ पर आप नोट्स बना सकते हैं। मैम बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, सिनॉप्सिस बनाए नहीं बनाए, आपने सिनॉप्सिस बनाए होंगे तो क्या अप्रोच थी आपकी? आप सिनॉप्सिस मतलब बुक्स का? हाँ, बुक्स का मैंने सर ज़्यादा नहीं बनाया, ऑप्शनल के लिए ज़रूर रखा था, क्योंकि और उसमें अप्रोच सिंपल होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एक फॉर्मेट में लिखना है। वो हम सभी टॉपर्स से सुन रहे हैं, सभी पीपल हु हैव मेड इट टू द लिस्ट, उनसे सुन रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैची भी नहीं, मैं कहूँगी एक रेलिवेंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और एक बॉडी होनी चाहिए जो कि डिवाइड होती है आपके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, या फिर किसी फॉर्मेट में, और एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आप सिनॉप्सिस उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। जैसे कि अगर एथिक्स है, एथिक्स के नोट्स के लिए वैल्यूज़ हैं सिलेबस में, तो आप वैल्यू को लिखिए, उसको डिफाइन करिए, आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, आप उससे रिलेटेड कोई कोट लिख लीजिए, आप फिर उसके बाद उसका क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज में, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे ये क्वेश्चन आ रहा है, वो लिख लीजिए, और एक वे फॉरवर्ड लिख लीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं इस वैल्यू को और कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो बस, और एक कंक्लूजन होना चाहिए, वो ARC का कंक्लूजन हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप का बन सकता है। आपने नोट्स बनाने के लिए क्या अप्रोच रखी थी? सर तो पहले के स्टार्टिंग ईयर्स में तो मैं ऑफलाइन नोट्स बनाती थी, ऑप्शनल के तो मैंने पूरे ऑफलाइन ही रखे थे सिलेबस वाइज, बट GS के लिए मुझे एक पॉइंट के बाद समझ आया कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पेपर से भी नोट्स बन रहे हैं, न्यूज़पेपर से भी, बुक्स के भी नोट्स हैं, ऑनलाइन भी नोट्स हैं। तो कोविड के दौरान मेरे एक फ्रेंड थे जो तैयारी कर रहे थे साथ में, तो हम लोग ने सोचा कि वन नोट ट्राई करके देखते हैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर, बिकॉज उस पर चीज़ें बहुत आसान हो रही थी। तो मैंने नोट्स फिर वहीं बनाए, पूरा वन नोट को मैंने डिवाइड कर लिया था सेक्शंस में, सिलेबस के टॉपिक्स में, एंड मैं उधर ही मैंने नोट्स पूरे बनाए, और एग्जाम के वक्त में उनका प्रिंट आउट निकाल के एंड फिर कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट कर लेती थी। आप न्यूज़पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे? न्यूज़पेपर पढ़ती मैं हमेशा थी, मतलब मैंने हर साल पढ़ा है न्यूज़पेपर। कॉलेज के टाइम पे जब मैं सोचती थी कि तैयारी होती है तब मैंने नोट्स बनाए थे, बट मुझे लगा नहीं कि वो नोट्स पूरे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना इफेक्टिव होता है। फिर जब मैंने सिलेबस वाइज नोट्स बना लिए तो मैं ये करती थी कि अगर न्यूज़पेपर में कोई सिलेबस के टॉपिक का कोई रेलेवेंट न्यूज़ आया है, जैसे कि विमेन पे हमारे पेपर, जैसे हमारे लिए तो सोशियोलॉजी में रेलेवेंट हो ही जाता है, बट GS में भी पेपर 1 में विमेंस डेवलपमेंट है, तो अगर कोई विमेन रिलेटेड न्यूज़ आई है और जो रेलेवेंट है, या स्कीम आई है, जैसे कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है, ये आया है कि इसमें पता चलता है कि 80% जो मेल्स होते हैं वो बायस होते हैं अगेंस्ट विमेन, इस टाइप की रिपोर्ट्स या कुछ डायरेक्टली मैं वो सिलेबस के टॉपिक में ऐड कर लेती थी। अब मैं ऐसा नहीं है कि अलग से एक कॉपी बना रही थी करंट अफेयर्स की, तो मेंस के लिए तो मैं डायरेक्टली जो मेरा डिवीजन था उसमें ऐड कर रही थी, और प्रीलिम्स के लिए मैं एक कॉपी रखती थी, उसको मैंने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था, 7 सब्जेक्ट्स में। तो अगर कुछ बहुत मेजर न्यूज़ है तो मैं वहीं के वहीं उसको सेक्शन में डाल लेती थी, बट बहुत अलग से पैराग्राफ्स नहीं लिखती थी, हमेशा पॉइंटर्स में जो भी की पॉइंट है वो करंट अफेयर्स का वो लिख लेती थी। जैसे मेंस में भी जब आप क्वेश्चन आंसर लिख कर आए थे तो उस समय आपने कुछ करंट अफेयर को रिलेट करके उनमें लिखा था? ऐसा बोला जाता है करंट अफेयर से रिलेट करके लिखना चाहिए।
वो आई थिंक अब हमें यूपीएससी करके दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने करंट अफेयर्स बेस्ड हो गए हैं एंड रेलेवेंस बहुत बढ़ गया है करंट अफेयर्स का। मैं पर्सनली बहुत करंट अफेयर्स लिंक करने की कोशिश करती थी, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग बन पाए उतना बेटर है। तो मैंने जो न्यूज़पेपर से थोड़े बहुत एग्जाम्पल सोशोलॉजी के लिए रखे थे, एथिक्स के लिए रखे थे, वो सब मैं यूज़ करती थी। जैसे मुझे याद है केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको यूएन का अवार्ड मिला था कोविड हैंडल करने के लिए, तो वो मैंने लिख लिया एंड फिर मैं उसको एथिक्स में यूज़ करती थी। तो इस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से अपने रियल आंसर्स में भी। वो थोड़ा सा स्पार्कल करंट अफेयर्स का पूरे उसमें स्पेशली GS 2, 3 और 4 में तो जाता ही है। फर्स्ट आप फिर भी थोड़ा सा उसको लिमिटेड रख सकते हैं अपने स्टैटिक नॉलेज से, बट करंट अफेयर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बताता है कि आपने पढ़ तो ली कोई चीज़, अब अगर आप करंट अफेयर्स से लिंक कर रहे हो तो आप मतलब उस चीज़ को समझ गए हो। तो आई थिंक वैल्यू एडिशन है डेफिनेटली अगर आप पढ़ रहे हो तो। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपने कौन कौन सी बुक रिफ़र करी थी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, IR हो गया? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं बोलूँ दर्शक अगर ले जिसे पढ़ना चाहें बच्चों, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिक बुक्स तो वही थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो NCERT पढ़ी थी। मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु पढ़ी थी 11th की NCERT एंड नितिन सिंघानिया भी पढ़ी थी, उनके कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिकली, और एक आर्ट एंड कल्चर की जो NCERT आती है इंडियन आर्ट की, वो पढ़ी थी। फिर ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th एंड फॉर इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERTs। शंकर IAS मैंने एनवायरनमेंट के लिए पढ़ी थी, बट वो भी सिलेक्टिवली पढ़ी थी, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा सा रेलेवेंस जो पहले था उससे अब थोड़ा कम हो गया है, तो मैंने ज़्यादा रिलाई किया था करंट अफेयर्स पे एनवायरनमेंट के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट है? एथिक्स का मैंने बहुत ही डाइवर्स अप्रोच रखा था। मैंने लेक्सिकन से किया था, बेस नोट्स थोड़े लेक्सिकन से ही बनाए थे, बट फिर मैंने इंटरनेट और प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया था। मैं आंसर राइटिंग करती थी जिन प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ से मैं कुछ ले लेती थी, कहीं न्यूज़पेपर से ले लिया, कहीं कोई जस्ट टॉपिक ढूंढ लिया। आई रिमेंबर एक डीमिस्टिफाई एथिक्स करके एक वेबसाइट थी, वहाँ से ले लिया, तो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं करी थी। ऐसा बोला जाता है UPSC की तैयारी एक तपस्या होती है, एकदम गुफा में जाके आपको तपस्या करना है, तो इससे सब चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, समाज से, सोसाइटी से कटना पड़ेगा, सोशल मीडिया से आपको दूर होना पड़ेगा और एकदम एक तपस्या करना पड़ेगी। क्या ये वास्तविकता है कि आपको हर चीज़ को छोड़ के एकदम सिर्फ UPSC पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके एग्ज़ाम निकलती है? कि उसका सिलेक्शन का रेशो बहुत कम है, 0.16% बच्चे, लगभग 5.5 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे थे इस साल, 933 बच्चे पास हुए, 0.16%। ये सच है कि तपस्या और मेहनत तो है, बिकॉज तपस्या इसलिए नहीं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बट कभी कभी बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये जो आपने सवाल पूछा कि कुछ स्पेसिफिक करोगे तभी निकलेगा क्या, मुझे लगता है इसका जवाब ना है। एंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के जो मैं जितने टॉपर्स से अभी मिली हूँ, जो मेरे बैच से जिन लोगों ने क्लियर किया है, सबका स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। किसी ने सोशल मीडिया पे वो लोग एक्टिव रहे हैं, आई थिंक कोई मॉडल भी थी जिन्होंने निकाला है, कोई अपने कॉलेज के साथ कर रहा है तो वो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं। कुछ लोग कुछ और तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ और उनका ज़रूरत है, कुछ एजुकेटर्स हैं तो एजुकेटर्स भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तो इट्स अ मिक्स। बट सोशल मीडिया बैलेंस में यूज़ करना और उसको यूज़ करना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअली उसको यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे घर पे बैठ के आज एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ के ये चीज़ें सुन के निकाल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। एंड उनसे अगर आपने सोशल मीडिया यूट्यूब ले लिया तो उनका ज़रिया ही प्रिपरेशन का ख़त्म हो जाएगा। पर्सनली मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी,
बट वो मैं कॉलेज में भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल बेटर होता है। आपने कब से शुरुआत करी तैयारी की? कब आपके मन में विचार आया था कि यहाँ से मुझे तैयारी शुरू करना चाहिए? सर विचार तो बचपन में मुझे लगता है आ गया था। 12th के बाद मुझे पता था मुझे ये करना है, तो मैंने तैयारी 2 फेजेस बोलूँगी। पहला फेज था जो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से कॉलेज ख़त्म होने तक था। वहाँ मैंने तैयारी करने के बारे में सोच लिया था, उस दिशा में कदम बढ़ा लिया था। मैंने बुक्स देखना स्टार्ट कर दिया था, बट मुझे तब ज़्यादा समझ नहीं आया था। तो तब तक मैं चीज़ें फिगर आउट कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी बहुत, बट समझ रही थी कि क्या होता है एग्जाम, है क्या क्या हो रहा है, कितना पढ़ना पड़ता है, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। तो वो था। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी फुल, जो कि है 2018 के मेरा पास आउट है, उसके बाद से मैं तैयारी कर रही थी। आप मुझे बताइए कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा बोला जाता है उनको नंबर भी बहुत इजीली मिल जाते हैं हिंदी मीडियम की कंपैरिजन में, अगर देखें तुलना के रूप में, तो क्या ये सच है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं आंसर राइटिंग में, मेंस में? मेरे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है कि रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अभी कम है तो रिसोर्सेज भी थोड़े कम अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश मीडियम के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास टॉपर्स कॉपीज हैं, तो वो देख सकते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है, तो शायद इसलिए वो चीज़ जो काम कर रही है वो लोग जल्दी जल्दी उसको पकड़ के और लिख पा रहे हैं। बट आई थिंक जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, टॉपर्स निकल रहे हैं और गाइडेंस बढ़ रहा है, बच्चे इक्वली बेटर कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, क्योंकि एक कंटेंट जो है वो सिमिलर हो सकता है। जैसे ही रिसोर्सेज आए मार्केट में, अब बहुत आने लग गए, करंट अफेयर्स भी हिंदी में आ रहा है, तो जैसे ही आएंगे बच्चे आंसर लिखने लग गए। वैसे ही आई थिंक मार्क्स अवॉर्डिंग में लैंग्वेज को देख के यूपीएससी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्टिंक्शन करता होगा। मतलब ऐसा एक बच्चों के मन में रहता है कि कम परसेंटेज वाले बच्चे, जैसे रहता है कि जिन्होंने कभी स्कूल टॉप नहीं करा, कॉलेज टॉप नहीं करा, अपना जिले में टॉप पोजीशन ही लाए, वो पूरे भारत में टॉप कैसे कर लेंगे? तो क्या एक मिथक रहता है, मतलब लोग सोचते हैं कि यार तेरे 55% बने, 60 बने, 70 बने, तो मैं तैयारी करूँ या ना करूँ? तो कुछ ऐसा मायने रखता है कि अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपको तैयारी नहीं करना चाहिए या तैयारी करना चाहिए? तैयारी करने का डिसीजन परसेंटेज पे बेस नहीं हो सकता। आप जिला टॉप और कॉलेज टॉप की बात करें तो वो मैंने भी नहीं किया, बट मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी, बट मैं टॉपर नहीं थी जी। तो तैयारी तो आई थिंक सबका हक है। और सबसे प्यारी चीज़ यूपीएससी के बारे में ये है कि आप जो अभी तैयारी करोगे, जो अब आपने सोच लिया कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और हो सकता है आपको जो पिछले ईयर्स में बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, टॉप करके आ रहे हैं, उनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बट आपके पास अभी समय है, आप वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे, मेहनत करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उनको सोचना चाहिए कि मैं तैयारी इसलिए ना करूं कि मैं पहले से अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद पर्सनली नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए वाउच करती हूँ। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप अपने एफर्ट्स अब फ्यूचर में क्या करेंगे उससे डिसाइड होगा, ना कि आपने पहले क्या किया उससे डिसाइड होता है। आपसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? सर इंटरव्यू में मुझसे मेरे डैफ के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो मैं भोपाल से आती हूँ, तो मुझसे पूछा था कि भोपाल बहुत सुंदर है, कल्चरली ब्यूटीफुल है, उसके बारे में बताओ। राजा भोज गंगू तेली की स्टोरी पूछी थी। एंड फिर मेरा फाइनेंस, क्योंकि मैं कॉमर्स एंड अकाउंट्स है तो फाइनेंस से था, तो मुझसे ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पूछा गया था। मेरे डैफ पे स्पोर्ट्स था तो मुझसे क्रिकेट के बारे में, और मेडिटेशन था तो मेडिटेशन के बारे में। मैं एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मेंस्ट्रुअल लीव जो कॉर्पोरेट में है कि क्या वो होना चाहिए, कि क्या वो डिस्करेज कर रहा है कि लोग विमेन को जॉब दें, तो इस लाइन पे था। तो अच्छा इंटरव्यू था, मतलब बहुत ही सिंपल होता है, मतलब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस था कि वो आपसे जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें, आपको नहीं पता, इट्स ओके, बट कुछ व्यू आपका डेफिनेटली होता है इतने साल की तैयारी में, और अगर आप वो अच्छे से बता पा रहे हो उन्हें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड मैंने जो आंसर्स दिए वो बहुत ही ऑनेस्टली दिए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था एक कि मिक्स्ड स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम होनी चाहिए क्या, जैसे एक फीमेल होती है एक मेल होती है, तो उन्होंने बोला कि मिक्स्ड होनी चाहिए क्या,
तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में है स्कोप, क्योंकि टेनिस में भी मिक्स्ड है, सानिया मिर्जा खेलती हैं और हम लोग बहुत अच्छा करते हैं एज अ कंट्री, एंड विमेन आईपीएल आ गया है, तो विमेन आईपीएल के बाद तो विमेन बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैंने बोला कि होना चाहिए, कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि स्पीड का चैलेंज होगा, लॉजिस्टिक का चैलेंज होगा, बट स्कोप डेफिनेटली है। तो उन्होंने मुझसे हंस के पूछा था तो आपको लगता है होना चाहिए, मैंने बोला यस सर। एंड तो वो ओपिनियन जानना चाहते हैं, ऑनेस्टली बताएंगे तो आई थिंक मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लड़की थोड़ी कंफ्यूज रहती है इंटरव्यू के टाइम पे, साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, सैंडल कैसी पहनना है, कपड़े का सेंस कैसे पहनना है, लाइट कपड़े पहनना है, डार्क पहनना है, पिंक ब्लू, तो ये जो सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताएं कि किस तरीके के कपड़े गर्ल्स को पहनना चाहिए, सूट पहनना चाहिए या साड़ी पहनना चाहिए, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लाइट कपड़े होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है। शायद आप भी जब इंटरव्यू में गए होंगे तो आपने सूट पहना था या साड़ी पहनी थी? मैंने साड़ी पहनी थी, पर्सनल चॉइस है। हाँ। मुझे मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी थी उससे पहले, तो मुझे फेयरवेल्स पे पहनी थी बट फॉर्मली नहीं पहनी थी। तो और इंटरव्यू को देख के ऐसा लगता है कि साड़ी पहन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी थी सीखने की कि साड़ी सीख लेते हैं पहन के, तो मैंने, और मुझ पे अच्छी भी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने फिर इसलिए चूज़ किया साड़ी पहनना। बट कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है, सूट और साड़ी दोनों आप बस फॉर्मली पहने, थोड़ा नीटली पहने तो आपके लिए गुड टू गो है। बट कलर आई डोंट थिंक, मैंने सोचा था कुछ बोलते लाइट कलर के कपड़े पहन के जाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे भी पहली बार पता चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से आपकी तो साड़ी नहीं। का क्या रंग था? मेरी साड़ी का रंग हरा था। हरा रंग था थोड़ा सा, ठीक है जी, ग्रीन था, लाइट ग्रीन। तो आई डोंट थिंक कलर मैटर, बिकॉज लाइट, मैं तो इनफैक्ट क्योंकि जो फॉर्मल साड़ीज होती हैं वो लाइट कलर्स में भी होती हैं यूजुअली, तो वाइट बहुत लोग पहनते हैं, बेज बहुत लोग पहनते हैं, तो आई थिंक कोई भी कलर चलेगा, आप पे अच्छा लगना चाहिए और आप स्माइल कर रहे हैं तो सब अच्छा लगेगा। जब आप इंटरव्यू के रूम में गए, आप जब बाहर थे, मतलब रूम के बाहर, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे, और फिर जब आपने इंटरव्यू देने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था पूरे इंटरव्यू रूम का, वो बताइए। तो इंटरव्यू के बाहर जब मैं थी तो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट ही था, तो प्रोसीजरल थोड़ा फॉर्मेलिटीज सा हुई, घबराहट वगैरह तो? थोड़ी सी घबराहट थी बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ये 3-4 जो मेरे फेलियर्स थे इनसे यही सीखा था कि अगर डरने से कुछ होता नहीं है बहुत, और चीज़ें नहीं बदलती, जो होना है वो होता है, तो बल्कि आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो बेटर अपनी जो नॉलेज है और आपको खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी नहीं हुई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही थी किसी से, क्योंकि मुझे बोल दिया गया था कि आपका बस दूसरे या पहले नंबर पे ही है। तो मैं एकदम शांति से बैठी थी, एंड थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ अगर मेरे को मौका मिला तो इंटरव्यू। बस उतना ही में मेरा नंबर आ गया था, फिर बाहर बैठाया 2 मिनट, तो जो चेयर मैम थी वो मेरे सामने ही आई, मेरा फर्स्ट ही था, तो मैंने विश किया, एंड वहाँ जाके तो टाइम सर नहीं पता चलता। एक बार आप जाते हो अंदर, बैक टू बैक आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, तो वो तो निकल जाते हैं। मेरा छोटा इंटरव्यू था रिलेटिवली, बट जैसे ही मैं बाहर आई फिर मैंने ये सोच के रखा था कि अब मैं पेपर्स को और अपने इंटरव्यू को जज नहीं करती, क्योंकि मैंने 2-3 साल जब भी प्रीलिम्स दिया मैं आके मार्क्स कैलकुलेट करती थी, मेरे को लगता था मेरा हो रहा है, रेंज हो रहा है, बट फेलियर मिला। तो अब मैं वो नहीं करती थी। मैंने इस साल प्रीलिम्स में नहीं सोचा था कितने मार्क्स आएंगे, मेंस में मैं अपने तरफ से काम कराई थी, जो अपना कर्म है वो कराई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था सेम इंटरव्यू के लिए, और मैं अपना कॉलेज कर रही थी साथ में, तो उसकी भी मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था। तो वो बहुत अच्छा हुआ कि मैं इंटरव्यू दे के आई, आई थिंक 1-2 दिन में वापस घर आई, उसके बाद वापस कॉलेज में जुड़ गई थी, तो मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं। आपका इंटरव्यू कितनी देर चला था? सर मेरा अराउंड 20-22 मिनट्स था। लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? क्वेश्चन का नंबर तो नहीं है, बट हर बोर्ड ने, हर मेंबर ने, 5 मेंबर होते हैं, एक चेयर होती है, 2 मेंबर्स इस साइड थे, 2 मेंबर्स, तो हर एक ने 3-4 सवाल तो पूछे ही थे। अब मुझे अब बताइए, जिस दिन रिजल्ट आया कैसे आपको पता चला उस समय का पूरा? तो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड 22 को था,
बट मैं उस दिन कॉलेज में थी, तो मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, तो वही मैं जानबूझ के 9 से 5 क्या मैं 6 बजे तक कॉलेज में ही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर आना है तो घर पे थोड़ा सा तो रहेगा, तो मैंने बोला कि यहीं रहते हैं। बट आया वो अगले दिन, और अगले दिन मैं कॉलेज में नहीं थी, छुट्टी ली थी मैंने, या मैं थी शायद, मैं घर पे ही थी, और बस लंच टाइम था, मैं कुछ खाने का ही प्लान कर रही थी। तो जब तक मेरी रूममेट है, फ्लैटमेट है बेसिकली, तो उनने दरवाज़ा खटखटाया, एंड मैं दूसरे कॉल पे थी शायद फैमिली से ही। तो मुझे ये पता था कि रिजल्ट आज आ रहा है, बट मैं ऐसे टेलीग्राम पे टैब नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो एंजाइटी करेगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि दिन में ही आ रहा है एकदम। तो वो आई, उसने बोला कि आप like you have made it, she said these 4 words, and I was like कि okay, then she again said you have made it, you have made it, so I was like, I thought कि okay list में नाम आ गया। then she showed me the PDF कि ऑल इंडिया रैंक 26 है, देख यहाँ पर गुंजता है लिखा है। फिर सबसे पहले मैं बैठ गई थी नीचे, मैंने बोला कि थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर मैंने अपना फ़ोन लिया और अपने फ़ोन पे PDF खोला, रोल नंबर चेक किया। तब तक फिर बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है और बहुत ही सरियल होता है, क्योंकि आप सोचते हो उसके बारे में, बट वो जब एक्चुअली होता है आपके पास ना कोई शब्द होते हैं, ना कोई थॉट्स होते हैं, बस आप चीज़ें फिर करने लग जाते हैं। जैसे मैंने फिर फैमिली को बताया, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। किसको लगा था सबसे पहले मम्मी को, बिकॉज आई थिंक उनकी बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या उनकी है, तो उनको बताया था सबसे पहले। वो रो दी थी, तो तब मुझे भी थोड़ा सा रोना आया कि अच्छा हाँ ये हो गया है। फिर सबको लाइन से कॉल किया, फादर को कॉल किया, ब्रदर सिस्टर, बिकॉज मेरी बड़ी मतलब हम 5 हैं न्यूक्लियर फैमिली में, और उन दोनों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। बड़े भाई बहन के बिना 4 साल फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली जर्नी सस्टेन करना मुश्किल था। तो वो लोग बहुत खुश थे। फादर मेरे बिजी थे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैं आधे घंटे तक वेट करना पड़ा मुझे उन्हें बताने के लिए, बट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दिन में, तो सबके लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। फिर कुछ फ्रेंड्स थे वो घर आए, तो फिर सेलिब्रेट किया धीरे धीरे। सिलेक्शन के पहले की लाइफ और बाद की लाइफ को आप कैसे देखते हैं? सिलेक्शन के पहले की लाइफ मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेकार थी, बट मैं ये बोलूँगी वो भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे लगता था कि 2nd 3rd अटेम्प्ट तक कि शायद मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। बट मैंने जब वो पब्लिक पॉलिसी का कोर्स ज्वाइन किया, और जब मुझे एक्चुअल वर्ल्ड समझ आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वेस्ट नहीं है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो ये वेस्ट नहीं होती है। ये मुझे समझ आ गया था धीरे धीरे, और मैंने थोड़ा सा खुद को भी समझाया था ये, क्योंकि फेलियर एक्सेप्ट करना था, तो वो खुद ही को थोड़ा आश्वासन देना पड़ता है। बट उसके बाद की लाइफ अभी तो मुझे प्रोसेस करने का अभी तक टाइम नहीं मिला है कि हुआ क्या है और किस स्केल पे हुआ है। रोज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि बहुत खुश होते हैं, फैमिली बहुत खुश है, एक्सटेंडेड फैमिली गांव के गांव खुश हुए हैं, और वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो बाद की लाइफ में एक थोड़ा सा सुकून ज़्यादा है कि जो चाह, और एक बिलीफ है कि पहले भी सोचती थी कि हार्डवर्क पे ऑफ करता है, बट मेरे लिए तो एक साथ मेरे 3-4 साल पे ऑफ किए, तो वो बहुत खुशी देता है। तो मैं अब किसी को भी उससे बोलती हूँ, मतलब और उस आश्वासन से बोलती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो बोलने में अब मेरे को और गर्व होता है। तो एक सुकून है, बट बाकी लाइफ हसल अभी भी है, क्योंकि अभी भी ये डिस्कशंस चल रहे हैं, फिर हमें ज्वाइन करना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। वहाँ पर भी सुना है कि काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो वो भी रहेगा। कितने आवर स्टडी करते थे आप? सर आवर का मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बिकॉज मेरे लिए जर्नी बहुत लंबी थी। तो हर साल, किसी साल कोरोना आया तो महीने भर पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि मम्मी को घर में हो गया, दादी की डेथ हो गई थी मेरी, तो इस टाइप की चीज़ें थी, तो नहीं पढ़ पाई। बट इस साल कॉलेज था, तो उसके साथ मैनेज किया। तो किसी किसी दिन कॉलेज से 6 बजे लौटती थी, तो सिर्फ 3-4 घंटे की ही हिम्मत बचती थी। बट जैसे जैसे प्रीलिम्स और मेंस पास आता है, वो ऑटोमेटिकली आवर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ें सोचते हो कि इतना मुझे करना है, और उतना करने के लिए जितना भी समय लगे वो दे देती थी। बट बहुत ज़्यादा नहीं था कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बट वो लिमिटेड करने के लिए जितना समय लग जाए उतना, कोई आवर्स ऐसे नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है कि वो एक ऐसा होता है, क्योंकि सबके आवर्स अलग हैं।
और मैं बोल दूं कि 8 घंटे पढ़ती थी रोज या 8 घंटे पढ़ो रोज तो हो जाएगा, तो वो आपको भी पता है कि थोड़ा सा बहुत और चीजें भी मैटर करती हैं। आपने सोचा था कि आपकी रैंक अच्छी रैंक आ जाएगी, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे आप? सर सोच के तो यही शुरू करते हैं, नहीं तो फिर शुरू ही क्यों करेंगे। बट पहले मैं बहुत थोड़े से ख्याली पुलाव ज़्यादा रखती थी। मैं बोलूँगी फर्स्ट ईयर में कि मेरी तो मेरे पास एक फिगर था कि मेरी रैंक 4 आएगी, मतलब मैं वो नंबर सोचती थी। तो मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में सोचती थी, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, कि रैंक 4 ही आएगी और हो जाएगा IAS और ये सब। बट उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे, जब प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा था, तो हाँ सोचना ये इस बारे में बंद कर दिया था कि रिजल्ट क्या होगा। फिर मैं ये सोचती थी कि मुझे ये करना है तो ये कैसे होगा। बट हाँ कोशिश यही थी उसके बाद कि लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि अब बात सिर्फ ड्रीम की नहीं थी, अब बात एक करियर की भी थी। एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय करियर, क्योंकि बाकी जगह भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी मैं एकदम घर पे ही तैयारी करी थी 2-3 साल। फिर ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब जिसका शुरू से सोचा है वो मिल जाए तो भी अच्छा है। बट हाँ शुरुआत IAS का सोच के ही करी थी। ठीक है, हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक आप बताना चाहें अपनी तरफ से तो आप बता सकते हैं। आई थिंक ऑलरेडी वीडियो में चीज़ें कवर्ड हैं, बट एक टिप या ट्रिक नहीं है, बट एक एडवाइस है कि प्लीज़ अपनी जर्नी के साथ, एक तो होती है आपकी प्रिपरेशन जर्नी जिसमें आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सब कुछ जो UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए है वो कर रहे हैं, और एक होती है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की जर्नी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ वो रियलाइज़ कर रही हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रेशर में खुद को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डाउन कर लेंगे हर फेलियर के साथ, क्योंकि फेलियर्स तो बहुत लोगों को मिल रहे हैं, प्रीलिम्स जिस हिसाब से आ रहा है बहुत लोगों को फेलियर्स मिल रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। योगा, मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करती थी जो बहुत हेल्प करता है। आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के लिए तो बहुत स्ट्रैटेजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी हैं, मैं बोलूँगी प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ ही वेल्थ है, और आपके पेरेंट्स को भी वही मायने रखेगा, ना कि रिजल्ट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही, तो ये मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए कि तुम अपनी हेल्थ अच्छी रखो। एंड उनको अगर अभी मैं IAS बन गई और उनको बोलो हेल्थ, पूछना चाहूँगा आप काफ़ी फिट है, इसका राज क्या है? आई थिंक योगा है। और ये मैं, अगर आप मुझे 2-3 साल पहले देखते तो मैं ओवरवेट थी, मुझे ऑलमोस्ट थायराइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बिकॉज मैं सिर्फ बैठ के, वही कन्वेंशनल आइडिया कि 1 घंटे भी हम कैसे योगा कर सकते हैं, हमें तो उस 1 घंटे भी पढ़ना है। करते हैं आप? मैं सुबह करती थी सर, अराउंड 40-50 मिनट रोज करा था मैंने 1 साल। उसके बाद अब थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है बाकी, हाँ, बट जहाँ मौका मिल जाए, बट कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के। कितने साल से योगा कर रहे हैं आप? सर मैंने ये 3 साल हुए हैं रेगुलर, मतलब 1 साल तो रेगुलर, फिर थोड़ा कम ज्यादा। कुछ बेनिफिट मिला सिविल सर्विस की तैयारी में? सर डायरेक्ट बेनिफिट, एक तो मैंने मेडिटेशन अपने डैफ पे डाला था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो है। और इनडायरेक्टली तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मेरा सुबह उठना उससे शुरू हो जाता था। फिर हेल्थ है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आंसर राइटिंग अच्छी होगी, आपके जो डेज, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो 1 हफ्ता चला जाता है, वो बचेगा। तो आई थिंक वो 1 घंटे की वजह से बहुत चीज़ें बचती हैं।